हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज इस वीडियो पे हम लोग परावर्तन का जो हमारा अंतिम जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। अंतिम टॉपिक कहने का मतलब ये हुआ कि परावर्तन से रिलेटेड जितने भी हमारे सूत्र हैं उन सूत्रों को अपन देखेंगे और उसके साथ साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे, हमारे आंकिक प्रश्न साधारण से, उनको अपन ट्राई करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए वहाँ पर आंकिक, आप उनको कोशिश कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूलाज बताने से पहले आपको कुछ कुछ वर्ड्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसे अपन बात करते हैं यहाँ पर आर क्या होता है। तो आर को मैंने आपको बताया भी था। आर होता है आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, मतलब वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि ध्रुव से आपका सी का दूरी, किसका दूरी, ध्रुव जो आपका दर्पण है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, उसको हम क्या कहेंगे, आपकी वक्रता त्रिज्या, और हम इसको आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर आपका आता है एक स्मॉल एफ, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ये कहलाएगा आपका फोकस दूरी। अभी फोकस दूरी क्या हो गया आपका, तो हम कह सकते हैं P से जो आपका फोकस बिंदु होगा, कैपिटल एफ आप ले लें, तो P और F के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। तीसरा आप बोले U, है ना, U हमारा हो गया वस्तु की दूरी। दूरी हमेशा हम लोग P से ही लेते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो U से हम डिनोट करेंगे वस्तु की दूरी को दर्पण से। फिर अगला है आपका V क्या हो गया आपका, तो V आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये चार वर्ड जो है आपके। एक और वर्ड आपका आता है, देखिए एक दो तीन और देख लेते हैं। M क्या होता है आपका, रैखिक आवर्धन, जिसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। फिर है आपका I हो गया आपका वस्तु की, I हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई आप बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई। और फिर आ गया आपका O हो गया आपका वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो इनको आप, ये जो आपके पास में कुछ संकेत दे रखे हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। पहला है आपका R वक्रता त्रिज्या, F क्या है आपकी फोकस दूरी है, U क्या है आपकी वस्तु की दूरी है, V क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी, M रैखिक आवर्धन, I प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है आपका वस्तु की लंबाई। अब इन दूरियों को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे वो भी हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम आपके सूत्रों पर चलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ा था ना आपने। समतल दर्पण पे हमको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, या आप समझ लेंगे उसको भी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं अवतल दर्पण की। ये देखिए आपका एक ये अवतल दर्पण है, इस तरीके से हमने बनाया था उसको। अब अवतल दर्पण पे ये क्या बन गया आपका, दर्पण के बीच का बिंदु, इसको अपन क्या कहते थे आपका P। और फिर यहां से आपका एक आता था जिसको हम कहते थे मुख्य अक्ष। ठीक है, दोनों पे हम समझेंगे, दोनों सूत्र दर्पण के हिसाब से। और ये हमने बना लिया एक उत्तल दर्पण आपका। ठीक है, उत्तल दर्पण पे भी आपका एक ध्रुव होगा यहाँ पर P। ठीक है, और ये हमने इसका बना लिया मुख्य अक्ष आपका। अब आपने देखा था कि वस्तु हमेशा हम कहां पर रखते थे, तो कोई भी दर्पण हमारा हुआ, दर्पण की बाईं ओर हम वस्तु को रखते थे ना। जैसे यहां पर कोई वस्तु है हमारे पास में, या इस पे भी यहां पर कोई वस्तु है हमारे पास में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ध्रुव से कोई भी लंबाई हो, इनमें से आपको कोई भी लंबाई आपको दिख रही है, यदि आपकी वो वस्तु या हम कहें वो दूरी जो है वो ध्रुव से बाईं तरफ है, क्या है, ध्रुव से बाईं तरफ है, तब आप उसको ऋणात्मक लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि ये वस्तु है आपकी, और वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। तो चूंकि ये P मेरा, P से U किधर है आपका, बाईं तरफ है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, -U लेंगे।
ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी देखिए कहां है वस्तु, बाईं तरफ है, इसको भी हम क्या लेंगे, -u लेंगे। अब आपने क्या देखा था अवतल दर्पण पे कि कई बार हमारा जो प्रतिबिंब होता था वो बाईं ओर ही बनता था कहीं पर, या फिर एक बार आपने लास्ट में देखा था कि जब हमारा वस्तु जो है F और P के बीच में रहता है तब हमारा प्रतिबिंब जो है दाईं ओर बनता है। ठीक है, ये दो स्थितियां थी हमारे पास में अवतल दर्पण को लेकर के। तो अगेन वही हमारे पास में हमारा टॉपिक है कि यदि मान के चलिए कि वस्तु हमारा जो है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ बन रहा है, तो बाईं तरफ की दूरी जो हमारी v होगी उसको हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और यदि ध्रुव से दाईं तरफ बने, जैसे इस केस में देखिए क्या था कि हमारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारा ध्रुव से दाईं तरफ बन रहा था, तो अपन उसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम था आपने जो देखा हुआ था कि भाई हमारा O एक बिंदु है ना, और O से इधर चलेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, O से इधर चलेंगे तो क्या लेते थे हम लोग, धनात्मक। इसी प्रकार से जब हम ऊपर की तरफ चलते थे तो इसको धनात्मक लेते थे, और नीचे की तरफ चलेंगे तो कैसा लेंगे हम इसको, ऋणात्मक। तो सेम सिस्टम आपका यहाँ दर्पण के लिए भी हम उपयोग करेंगे। ठीक है, दोनों अवतल और उत्तल दर्पण के लिए। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, और साथ में जब आंसर आपका आएगा तो आंसर को देख करके आपको ये जज भी करना है कि आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या आभासी है। आपको ये पता है कि वास्तविक और आभासी कब होते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ था। इसके अलावा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है या दर्पण के आगे बन रहा है। जैसे यदि मान लीजिए कि दर्पण के आगे बन रहा हो, मतलब ध्रुव के बाईं तरफ बन रहा हो, तो आपका जो प्रतिबिंब v की दूरी जो होगी ध्रुव से, v का मान ऋणात्मक आएगा। और यदि दर्पण के पीछे बनेगा तब v का मान कैसा आएगा, आपका धनात्मक आएगा। क्लियर है बात आपको ये? तो RFUV, अब इसी को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब मैं अवतल दर्पण लेता हूं तो अवतल दर्पण पे मेरा F भी इधर ही होता है बाईं तरफ, और R भी मेरा बाईं तरफ होता है, मतलब C कहना चाहिए। तो यदि मैं यहां पर आपका F लूंगा, फोकस दूरी कैसा लूंगा, यहां पर फोकस दूरी मैं ऋणात्मक लूंगा। इसी प्रकार से जब मैं वक्रता त्रिज्या लूंगा वो भी कैसा लूंगा, ऋणात्मक लूंगा, क्योंकि अवतल दर्पण पे दोनों के दोनों बाईं तरफ है। इसी प्रकार से जब मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण पे आप देखिए इसका केंद्र बिंदु हमको यहां पर दिख रहा था, इसका वक्रता केंद्र जो होगा वो यहां कहीं पर होगा, मतलब ध्रुव के दाईं तरफ होगा। तो जब दाईं तरफ हुआ तो हम R कैसा लेंगे, आपका धनात्मक लेंगे, और ध्रुव और इसके फोकस के बीच की दूरी का आधा, ये जो बिंदु आपका हुआ F, वो भी किधर है, फोकस दूरी यहाँ P से F की दूरी वो भी दाईं तरफ है ना, तो फोकस को भी हम कैसा लेंगे, आपका धनात्मक ही लेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है। इसके अलावा यहाँ कुछ वर्ड्स आपके पास में और हैं, जैसे देखिए यहाँ पर M है, I है और O है। M रैखिक आवर्धन है आपका, जब मैं सूत्र बताऊंगा तब आप उसको समझिएगा। I यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। अब जैसे देखिए कई बार प्रतिबिंब आपका इस मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो देखिए यहां से कंपेयर करिए, जब ऊपर बनेगा तो हम कैसा लेंगे, उसको धनात्मक लेंगे, जब नीचे बनेगा तब हम कैसा लेंगे, उसको ऋणात्मक लेंगे। क्लियर है बात ये? तो मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तब कैसा लेंगे आप, धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा तब कैसा लेंगे आप, उसको ऋणात्मक लेंगे। क्लियर है बात, इतनी आपको समझ में आ गई? तो आइए हम अब सूत्र को समझते हैं। तो सबसे पहला सूत्र जो आपका है यहां पर, उसको हम पद लिख रहे हैं, तो पहला हम लिखते हैं यहां पर, या आप इसको कहें कि ये संबंध भी है हमारा। तो पहला आपका है F इज इक्वल टू R/2। आप यहां पर परिचित हैं, F क्या है आपका, फोकस दूरी है, R क्या है आपकी, वक्रता त्रिज्या है। तो यही इनके बीच का रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है, हम कहते हैं यहां पर कि फोकस दूरी जो होती है आपकी, वो वक्रता त्रिज्या की आधी, 1/2 है, आधी होती है, या आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। आप यहाँ तिरक गुणा कर दीजिए तो 2F आ जाएगा आपका। तो या तो आप बोले फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। क्लियर है बात, ये पहली चीज आप समझ गए। दूसरा हमारा क्या है, इसको अपन कहते हैं दर्पण सूत्र भी कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे इसको हम लोग, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये आप कह सकते हैं इसको रिलेशन, संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन
एफ एन आर, मतलब फोकस दूरी और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है आपको कि 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि ये मिरर फॉर्मूला जो है आपका वो एफ, वी और यू इन तीनों के बीच के रिलेशन को समझाता है। ध्यान रखिएगा इसको, रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। ठीक है, तो यदि इसमें से आपको कोई भी दो क्वांटिटी, दो चीजों की वैल्यू आपको पता है तो आप तीसरे की वैल्यू इस फॉर्मूले पे रख करके निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप फॉर्मूले पे रखेंगे, इन दोनों पे आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं, कोई भी आंकिक मान आप किसी पर भी रखते हैं, तो आपको चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है। यदि आप ये जान रहे हैं कि वहां पर मेरा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो आप वहां पर उसकी पूरी वैल्यूज को, पूरे मान को आप चिन्ह परिपाटी के साथ में रखेंगे। चिन्ह परिपाटी का कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अवतल दर्पण के लिए u को -u लेते हैं और v को भी लगभग -v लेते हैं एक स्थिति को छोड़ करके, उसी प्रकार हमको सभी को जो भी मान हमारा रहेगा, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण के लिए 15 दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, तो हमको जब हम सूत्र में इसमें रखेंगे तो उसकी जगह पे -15 रखेंगे, क्योंकि हमारा वस्तु किधर रहता है, बाईं ओर रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपका फॉर्मूला, आपका जो प्रोसेसिंग होगा, आप जो हल करेंगे उसको क्वेश्चन को, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, एक चीज ये भी इसमें है कि यदि आपको ये नहीं पता है कि आपका दर्पण कौन सा है, अवतल है या उत्तल है, तो आप उसको एज इट इज, आपका जो भी मान दिया रहेगा आप उसको इस सूत्र में रख दीजिए, और जो भी आपको मान निकालने होंगे एफ के, भी के या यू के, वो जो अंतिम मान आपका आएगा धनात्मक या ऋणात्मक, आप वहां से उसको पता कर सकते हैं कि हमारा अवतल है या उत्तल है। ठीक है, तो लास्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो इतने बात आप समझ गए। पहला सूत्र हमारा क्या था, F बराबर R/2। दूसरा सूत्र हमारा ये है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दर्पण सूत्र आपका दोनों के लिए है ना, अवतल और उत्तल के लिए, अवतल और उत्तल दोनों पे ये हमारा काम करेगा। ठीक है, समतल के लिए हमको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समतल पे हम क्या कहते हैं, समतल पे हमारा जो फोकस होता है वो कितना होता है आपका, अनंत होता है, इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट हो गया तो आप इसकी वैल्यूज को फिर वहां पर जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। जरूरत वैसे भी हमें, देखिए क्या है इसमें कि यदि आप इसमें इनफाइनाइट रखते हैं और इसको जब आप हल करेंगे तो दरअसल आपका ये u बराबर -v आएगा, है ना। क्या आएगा, u बराबर -v। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दर्पण के बाईं तरफ जितनी वस्तु की दूरी होगी, दर्पण के पीछे तरफ प्रतिबिंब की, बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होगी। ऋणात्मक चिन्ह इसी बात को दर्शा रहा है कि दोनों एक दूसरे कैसे हैं, अपोजिट में है। दर्पण के सामने आपका वस्तु है, दर्पण के पीछे क्या है, आपका प्रतिबिंब है। क्लियर है बात ये। तो यदि हम यहाँ पर समतल के लिए अनंत रखते भी हैं तो क्या फॉर्मूला आपका आएगा, u बराबर -v। नोट डाउन कर रखे हैं इसको आप, इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। अच्छा, थर्ड चीज जो है हमारे पास में, जो मैंने आपको बताई थी वहां पर, उसको हम कहते हैं रैखिक आवर्धन, है ना, रैखिक आवर्धन, जिसको अपन लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, है ना। क्या है ये, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये रैखिक आवर्धन आपका क्या है, तो रैखिक आवर्धन दरअसल आप बता सकते हो इसको कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आपका रैखिक आवर्धन कहेंगे। या ये रैखिक आवर्धन आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमको दर्शाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बन रहा है वस्तु से, या वस्तु से छोटे आकार का बन रहा है। क्लियर है बात ये। तो सूत्र जो इसका हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से देखेंगे कि मैग्निफिकेशन m आवर्धन बराबर आपका होगा
I बटा O, और I और O पे आप उसी प्रकार से चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। I यहां पर किसको दर्शाता है, तो I आपका प्रतिबिंब की लंबाई को दर्शाएगा, इमेज, ऐसे ध्यान रखिए ना, इमेज लेंथ, ठीक है, या इमेज हाइट भी आप बोल सकते हो, ऊंचाई उसको आप बोल लो। और O क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का लेंथ या ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ये वस्तु की लंबाई को या वस्तु की ऊंचाई को दर्शाता है। और दोनों सूत्रों के हिसाब से, सॉरी, दोनों दर्पणों के हिसाब से, अवतल और उत्तल, आप इस m को बता सकते हैं। इसका सूत्र हम इसको -v बटा u भी रखते हैं, जो कि हमारे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के हिसाब से है, ठीक है। आप इसमें तुलना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि माइनस यहां पर लगा हुआ है ना, ठीक है। तो रैखिक आवर्धन आपका ये हुआ। रैखिक आवर्धन को समझते समय में आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है कि यदि आपका m का मान बड़ा आए 1 से, m का मान क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है 1 से, इसका मतलब क्या समझे आप कि भाई ऊपर वाला जो है, भाई बड़ा राशि हमको कब मिलता है, जैसे आप 3 में 2 को भाग दीजिए, कितना आएगा आपका 1.5, 1 से बड़ा हुआ ना ये। तो जब बड़ी राशि कब मिलेगी आपको, जब ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई हमारी छोटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि m बड़ा हुआ 1 से, तब हमको प्रतिबिंब जो है वस्तु से ज्यादा बड़ा मिलेगा। इसी प्रकार से यदि m बराबर हो 1 के, इसका मतलब आप क्या समझे कि वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर राशियों को जब हम भाग देते हैं तो 1 मिलता है हमको। और यदि m का मान आपको 1 से कम मिले, m का मान 1 से कम मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रतिबिंब का जो लंबाई या ऊंचाई है वो वस्तु की लंबाई या ऊंचाई से कम है, ठीक है। तो ये पहली चीज आपकी हो गई, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरी इसमें एक और खासियत क्या है कि यदि m का मान आपको धनात्मक मिलता है, कैसा मिलता है, m का मान आपको धनात्मक मिलेगा, तब आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। कैसा होगा आपका प्रतिबिंब, आभासी होगा, ठीक है। और यदि m का मान आपको ऋणात्मक मिलता है, m बराबर माइनस, है ना, माइनस में कुछ भी मान मिलता है, तब आपका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है। इस पे रियल होगा और इस पे ऊपर वाले पे वर्चुअल, ठीक है। तो इतनी चीजें आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, यही आपको इसमें काम आना है। इससे बाहर के क्वेश्चन जहां तक है 99% इससे बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, हमारे कुछ साधारण से क्वेश्चन जो कि इन फॉर्मूलाज पे रखे हुए हैं। किस तरीके से हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे उस चीजों को आप समझिए। और जहां पर कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा सिलेबस के बाहर का मिलेगा, या जो आपको पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस में जो रिपीट हुए होंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे उसको फेसबुक पर पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, अवतल व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि वक्रता त्रिज्या हमको 20 दे रखी हुई है। तो अब दोनों दर्पणों पे हमको अलग अलग तरीका देखना है ना, अवतल और उत्तल। तो अब दोनों को अपन बारी बारी से समझेंगे। देखिए जरा एक बार कि अवतल दर्पण जब अपन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अवतल पे आपका f कैसा होता है, निगेटिव, है ना। वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, निगेटिव, दोनों निगेटिव में होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बाईं तरफ में और वक्रता त्रिज्या भी कहाँ होती है, बाईं तरफ में। जबकि हमारा उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस और आपका वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों किधर होते हैं, दाईं तरफ होते हैं। इसलिए अपन दोनों को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब इसमें हल करके आप देखिए, आपको फोकस दूरी याद करनी है, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखा हुआ है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, f बराबर r बटा 2, r/2। क्लियर है बात इतनी। अब आप इसमें मान रखिए f का मान आपको निकालना है, वहां साइन कन्वेंशन का जरूरत नहीं है। r वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अवतल के लिए जब अपन लेंगे तो क्या लेंगे, -20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात ये। तो -20 बटा 2 आ गया आपका, हल किया आपने, कितना आ गया आपका, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये बता भी रहा है ना कि फोकस आपका -10 सेंटीमीटर आया है, मतलब आपका फोकस बिंदु किधर है, बाईं तरफ है, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरे वाले को भी सॉल्व करिए। तो यहां पर भी
प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला सेम है, F इज इक्वल टू आर बाई टू, बस आपको उसमें रखने में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। वक्रता त्रिज्या जो हम लेते हैं इसके लिए कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव आप रखोगे 20/2, कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही देख करके बनाने वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, जो चीज रखी हुई है उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, 40 सेंटीमीटर है, के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ताकि आप कैसे आप फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे वो आपको क्लियर रहे यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर कैसा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले चीजें आपको बिल्कुल आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए हमारा जो u होगा, है ना, मतलब वस्तु की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, वो भी ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब हमको डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब बन कहां पर रहा है, वो अपन निकाल लेते हैं अभी यहां से। तो चलिए, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हम लोग कैसा लेते हैं, ऋणात्मक ना, तो माइनस लिखा मैंने, कितना है देखिए फोकस दूरी आपका 40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी दे रखी है आपको u, कितना है आपका देखिए 10 सेंटीमीटर, तो माइनस लेंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर, दोनों बाईं तरफ रहता है। तो सबसे पहले हमको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v का मान आपको यहाँ पर दिखाना है, v का मान निकालना है आपको। क्लियर है बात ये? तो u, v और f में संबंध हमारा कौन सा फॉर्मूला था, दर्पण सूत्र आपका क्या था, दर्पण सूत्र देखिए आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था आपका। पुट करिए आप इसमें फॉर्मूले पे, तो 1/-40 दैट इज इक्वल टू 1/v, v का मान हमको निकालना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है आपका देखिए -10। अब चूंकि इसका मान निकालना है, आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा आपका, प्लस में बाईं तरफ पे, तो हमने प्लस में कर दिया डायरेक्ट 1/10 माइनस 1/40 बराबर कितना बच गया आपका 1/v। हल कर लीजिए, 10 और 40 का लघुत्तम समापन तो कितना आ जाएगा आपका 40 ही आएगा, 4 आ गया -1 बराबर 1/v, और इसको आप हल करिए, यहाँ पर कितना आएगा देखिए 3/40 बराबर 1/v, या v आप निकालेंगे यहाँ से तो v बराबर 40/3, उल्टा कर दीजिए इसको, है ना। आप चाहें तो इसको भाग भी दे सकते हैं, चूंकि 3 से करेक्टली भाग नहीं जाएगा इसलिए अपन इसको ऐसे ही छोड़ दें 40/3। तो अब आप देख रहे हैं कि v का मान मेरा कैसा आ रहा है, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो v का मान धनात्मक है। धनात्मक हुआ, इसका मतलब मेरा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से बाईं तरफ ना बन के कैसा बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है। किधर बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है, और दाईं तरफ कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरा, आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के लिए। क्लियर है बात? तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, यहाँ पर आभासी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी, तो पहली चीज अपन ने यहाँ पर निकाल ली। अब प्रकृति, ये प्रकृति हो गया ना आपका, स्थिति तो हमारा v बराबर 40/3 हो गया। आवर्धन देख करके आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है आपका, m बराबर I/O, या फिर मैंने क्या बताया था, यदि आपको I और O का मान न दिया रहे तो आप -v/u से भी तुलना कर सकते हैं ना, चूंकि u का मान मुझे पहले से दिया हुआ है और v का मान मैंने निकाल लिया है, कितना है आपका 40/3। पुट करिए आप इसमें, तो फॉर्मूले के साथ में पुट करिएगा ना, v आपका पॉजिटिव आया है, तो m बराबर -40/3 और u का मान कितना है आपका -10। देखिए माइनस माइनस कट गया, क्या बचा आपका m बराबर 10, ये 3 बटे पे है, यहाँ आ गया तो 40/30 4/3। तो m का भी मान कैसा आ रहा है आपका, धनात्मक आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, और यहाँ हल करोगे आप तो ये मान आपको क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। तो मतलब आपका प्रतिबिंब जो है वो कैसा रहा, धनात्मक है तो आभासी रहा। वस्तु के आकार का है या वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा, तो जब भी m का मान 1 से बड़ा आएगा तो हम क्या कहेंगे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ गए इस चीज को। तो स्थिति, प्रकृति व आवर्धन, स्थिति कितनी है आपकी 40/3 सेंटीमीटर, प्रकृति कैसी है, आभासी है, और वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब हमारा, आवर्धन कितना है उसका, तो 4/3 है।
ठीक है। आवर्धन ध्यान में रखना है, आवर्धन ये आपका यूनिटलेस रहता है ना, इकाई मुक्त रहता है, इसमें इकाई नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि v का मान किस में लेंगे आप? सेंटीमीटर में। u का मान किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर ऊपर नीचे कटा, इसलिए m कैसा रहेगा आपका? यूनिट लेस रहेगा। क्लियर है बात ये? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें। अगला प्रश्न कहता है, देखिए कि वस्तु की स्थिति क्या हो जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, है ना, मेन चीजों को आपको नोट करना चाहिए। अवतल दर्पण आपको बोला हुआ है के सामने रखे जाने पर वस्तु से 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाए, है ना। अवतल दर्पण के सामने है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए। तो चूंकि एक अवतल दर्पण है और आपको दिया क्या है? फोकस दूरी पहले आपको दे रखी है, तो मैं पहले वो नोट कर लेता हूं। F बराबर, अब बताइए अवतल दर्पण के लिए फोकस कैसा लेते हैं? ऋणात्मक या धनात्मक? तो ऋणात्मक लेते हैं ना, -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा बोला है कि उसके सामने रखे जाने पर वस्तु से 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाए, है ना। जो हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए वो वस्तु से 5 गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये क्या है आपका? ये रैखिक आवर्धन है आपका, साइज है उसका, आकार है आपका, है ना। और m का मान चूंकि वास्तविक बन रहा है इसलिए कैसा लेते हैं? हमेशा हम लोग ऋणात्मक मान लेते हैं। क्लियर है बात ये? अब यहां से हम तुलना करके u का मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए m बराबर कितना दिया है? -5 बटा u, और ये बराबर किसके होता है? -v बटा u के होता है। तो यहां से माइनस माइनस कटा, v बराबर कितना बच जाएगा आपका? 5u, तेरे गुणा कर दिया आपने। अब आपका देखिए v का मान हमको यहाँ पर मिल गया, u के रूप में है, हमको यहाँ पर u का मान ही निकालना है वस्तु की स्थिति। तो दर्पण सूत्र हमारा कहता है 1/f = 1/v + 1/u। रखिए आप इसमें f का मान कितना दिया है आपको? -10, तो 1/-10 बराबर 1/v का मान कितना है? 5u और प्लस 1/u रख दिया पर। u का मान निकालना है हमको, तो हल कर लीजिए इसको। तो 1/-10 बराबर 5u, और u का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 5u हो जाएगा। यहाँ आ गया आपका 1 + 5 बराबर हो गया 6/5u। तेरे गुणा कर दीजिए, तो 5u बराबर -60 और u बराबर हो जाएगा आपका -12 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु की जो दूरी होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? बाईं तरफ, माइनस है ना, तो बाईं तरफ, और दर्पण से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये सवाल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी हो सकता है ना कि यहाँ पर आभासी पूछ ले, है ना। तो आभासी में क्या होता है आपका? जो m होता है, m का मान कैसा लेते हैं हम लोग? इसको धनात्मक लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी न्यूमेरिकल आए, या अभी अपन दर्पण से पढ़ रहे हैं, आगे अपन लेंस से भी पढ़ेंगे, तो सबसे मेन चीज होता है इसमें आपको साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहें, और यदि कहीं पर समस्या आती है तो आप हमारे फेसबुक पेज 10 अकेडमी से जुड़ करके वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।